प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बड़े खौफनाक फिगर्स आज असद उमर साहब ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस महीने के आखिर में, यानी जो जून का महीना चल रहा है, इसके आखिर में कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुँच सकती है और फिर जुलाई के आखिर में यानी एक महीने के बाद यह तादाद 12 लाख तक पहुँच सकती है। यानी जून और जुलाई के एक महीने के दौरान 4 गुना इजाफा हो सकता है मरीजों में और ये इजाफा भी 12 लाख तक पहुँच सकता है। अब अगर इस प्रोजेक्शन को देखें तो इसका मतलब ये है कि जुलाई के बाद जो अगला महीना होगा अगस्त का, तो अगस्त के महीने में क्या यह तादाद 12 की बजाय 4 गुना बढ़कर 48 लाख हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी हुकूमत ने अपनाई है और जो इक़दाम वो कर रहे हैं वो काम नहीं करने वाले, इसी वजह से यह तादाद 12 लाख को होने वाली है। जिस खौफ का इजहार वो कर रहे हैं और जिस खौफ में मुब्तला वो कौम को कर रहे हैं, उससे एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत का काम सिर्फ फिगर्स देना है या वाकई कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करना कि जिसमें कोरोना मरीजों की तादाद को बढ़ने से रोका जा सके। यानी आइडियल तो ये होता कि शायद वो कहते हैं कि इस महीने के आखिर में तादाद जो है वो 2 लाख रहेगी और हम इसके बाद काबू पाएंगे और ये कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी शायद हुकूमत के पास नहीं है, या फिर वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि अब ये उनके हाथ से मामला निकल गया है, ये कंट्रोल में नहीं रहा। यही वजह है कि ये तादाद जुलाई के आखिर तक 12 लाख तक पहुँच सकती है। ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं असद उमर साहब की इस गुफ्तगू में, और जाहिर है असद उमर साहब ने हवा में बात नहीं की। वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फ़र्द की हैसियत से ये बात कर रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि आज एक और फैसला हुआ, नायब तर्जुमान का कहना है कि सलमान शहबाज साहब को इंटरपोल और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के ज़रिए से पाकिस्तान लाया जाएगा और उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि ये पाकिस्तान में इश्तहारी हैं, इनको वापस किया जाए। अब सवाल ये है कि सलमान शहबाज साहब जिनको पकड़ने के लिए ये कोशिशें की जाएंगी, और इस तरह की कोशिशें पहले इसहाक डार साहब के लिए और लोगों के लिए भी की गई, इनको वापस नहीं लाया जा सका, तो क्या इनको लाया जा सकेगा? ये एक सवाल है। और अगर नहीं लाया जाता तो क्या करेगी हुकूमत? और फिर अखलाकी तौर पर सलमान शहबाज साहब के हवाले से भी सवाल उठता है कि वो ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद यहाँ पर आ क्यों नहीं जाते। तीसरी बात कल के प्रोग्राम में जो हमें डिस्कस करना था लेकिन वो रह गया था, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करेंगे, और वो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि 234 अरब रुपए जो हैं वो वफाक ने सूबे के सिंध के देने थे और नहीं दिए हैं, तो हम अपना तरक्याती बजट कैसे इस्तेमाल में लाएंगे और हम अपने तरक्याती कामों को कैसे करेंगे? तो वफाक ने क्या वाकई पैसे रोक रखे हैं, और अगर हाँ तो क्यों? ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। अता तारड़ साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अता साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब खुशामदीद। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुसर्रत चीमा साहब, ये असद उमर साहब ने 12 लाख की जो फिगर बताई है, ये हुकूमत क्या सिर्फ आदाद शुमार बताने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, हुकूमत जो हमारे करने के काम है वो हम कर रहे हैं, साथ साथ आवाम को आगाह रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और रियलिटी उसमें हम किसी चीज़ को ना एग्जैजरेट कर रहे हैं ना कम करके बता रहे हैं। हम जो एक्चुअल इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं, और ये वो चीज़ है, देखें, जो हुकूमतों के करने वाले काम होते हैं वो हुकूमतें ही करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना एंडेमिक है इसको डील करने के लिए हुकूमत के साथ साथ आवाम का रिस्पॉन्सिबल होना भी उतना ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस वजह से हमें बारहा ऑन डेली बेसिस हम अपनी प्रेस टॉक के थ्रू हम लोगों को ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस और आगाही, जिसकी बड़ा गिला रहता है हमारे से ऑपोजिशन के जो रहनुमा है, जब उनकी अपनी बारी आती है SOPs पे अमल दरामद की या कोई भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की, तो हमें वहां से टका सा ना सिर्फ जवाब मिलता है बल्कि वो वायलेशन भी हम देखते हैं। तो अब हमने ये सोचा है, ये हमारी इट्स पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, कि हम लोगों को हर दिन आगाह रखेंगे कि हम पहले कहां खड़े थे, आज हम कहां खड़े हैं। क्योंकि असद के ये जो एंडेमिक है, एंडेमिक WHO ने इसको इसलिए करार दे दिया है कि इसने अब हमारे साथ ही रहना है। अब हमने अगर बचना है तो हमें इसके साथ रहना सीखना होगा, और उस सीखने का जो पहला अमल है वो ये है कि हमें SOPs को फॉलो करना है, हमें मास्क पहनना है, हमें बिला वजह ज्यादा क्राउड में नहीं जाना। जब तक अब लोगों की एक ये भी अंडरस्टैंडिंग के आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक
एक फॉल्स किस्म का प्रोपेगेंडा भी हुआ, वो आप जानते हैं। और अगर मैं आगे इंशाल्लाह ताला हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें तो फिर उसमें भी मैं रोशनी डालूंगी कि मैं कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूँ। पहले शुरू में बड़े जिम्मेदार ऑपोजिशन के रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि जी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा फिगर्स दिखा रही है, गवर्नमेंट अमवात ज्यादा दिखा रही है। और अब इनका प्रचार क्या है, अब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये जो फिगर्स है ये एक्चुअल नहीं है, ये सही नहीं बता रहे, ये कम करके बता रहे, अमवात ज्यादा है। तो क्या इनका वो नैरेटिव ठीक था? इन्होंने ये तक कह दिया, इनके सदीकुल फारूक साहब PMLN के, मैं तो उनको बड़ा जिम्मेदार समझती हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पता नहीं किनको डेड बॉडीज दिखा के हमें पैसे मिलेंगे लाशों के। कैन यू इमेजिन ऑन इट? अब हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जितनी हुकूमत की, जिसको गैर जिम्मेदारी के साथ प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारान को ये सूट नहीं करता। मैं सीमा साहब, मैं अगर इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं चौधरी मंजूर साहब और बाकी लोगों के सामने में सवाल रखता हूं कि इस वक्त जो अस्पतालों की, यानी इस वक्त कोरोना मरीजों की तादाद जो नोन है, जो हमें मालूम है, हम जानते हैं, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है, और अस्पतालों की जो ऑक्यूपेंसी है वो 86% है, यानी सिर्फ 14% जो है वो गुंजाइश बाकी अस्पतालों में। तो खुदा ना खास्ता ये तादाद 3 लाख को पहुंच गई और फिर 12 लाख को पहुंच गई, तो ये अस्पताल कौन से अस्पताल है जो इन मरीजों को अकोमोडेट करेंगे? प्राइवेट अस्पतालों ने तो पहले हाथ खड़े कर रखे हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब, अपने तमाम तजर्बे के साथ, जो होना था वो हो गया, सब लोग इस पर तंकीद करते हैं, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया, हुकूमत को ये करना चाहिए था, वो तो चलें, जो हुआ सो हुआ। कोई तजवीज़ ही दे दें अपने तजर्बे के साथ हुकूमत को। 12 लाख केसेस होने जा रहे हैं जुलाई के आखिर में, और असद उमर साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के इस हवाले से सबसे जिम्मेदार तरीन आदमी, वो ये कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर में 12 लाख केसेस हो जाएंगे। और मैं जैसा कि ब्रेक पर जाते हुए कहा गया कि 86% ऑक्यूपेंसी इस वक्त अस्पतालों की है, यानी सिर्फ 14% गुंजाइश बची है। प्राइवेट अस्पताल पहले अकोमोडेट नहीं कर रहे, बहुत सारे अस्पतालों ने हाउसफुल का नोटिस लगा दिया है। आपके ख्याल में क्या सूरत हाल होने जा रही है सर? कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए असद, दुनिया में कई किस्मों के हुक्मरान पाए जाते हैं, लेकिन पैंडेमिक को इसको देखते हुए 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है दुनिया ने। एक वो है जिनको मईशत की बड़ी फिक्र थी, जो समझते थे कि बस मईशत गई तो सब कुछ चला जाएगा, सरमायादारों को मुनाफे चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरे वो थे जिनके सामने ह्यूमन पहलू था। अब जो पहले किस्म के हैं, वो ट्रंप, बोरिस जॉनसन, वो फ्रांस का सदर, वो ब्राजील का सदर, वो बाकी आप देख लें, स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर, मोदी को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, ये पहली किस्म के हैं। ये जो ट्रंपियन स्कूल ऑफ थॉट मैंने इनके लिए एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया, ये थे। और दूसरे वो थे जो ह्यूमन पहलू को सामने रख रहे थे, जिसमें देखिए वो राइट की है एंजेला मर्केल जो है, और जो नॉर्वे, जो डेनमार्क, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे भी देख लीजिए। अगर आपने स्वीडन को उनसे कंपेयर करना है तो आप उनको कंपेयर कर लीजिए। फिर चाइना को देख लीजिए, चलो चाइना को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो सबसे सक्सेसफुल मिसाल मिलती है वो मिलती है वियतनाम की। तकरीबन 10 करोड़ की आबादी है, और वहां पे अगर आप गौर करें तो सिर्फ 300 केसेस आए, एक डेथ आई है जो डिस्प्यूटेड हुई, दोबारा ऑटोप्सी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि उन्होंने पहले उठते ही सबसे वो उसके अरेंजमेंट्स किए, उसको फाइट आउट किया, और आज मुइशत भी खोल ली है और लोगों को भी नहीं मरने दिया। इन्होंने लोग भी मरवाए हैं सबने, और मुइशत भी बर्बाद कर ली है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं इस वक्त, वो एक कहा था, एक मैं पढ़ रहा था कल एक आर्टिकल, कि एक अकेले शख्स की अना, हठधर्मी, उसकी जाहिलियत, उसकी इसको ना समझना, उसने मुल्क बर्बाद कर दिया। तो मैं फौरी तौर पर समझा शायद इमरान खान साहब के बारे में है, नहीं फिर पता चला नहीं, वो तो ब्राजील के सदर के बारे में वो पूरा आर्टिकल था। आप इनमें से जिस मर्जी हुक्मरान पे आप फिट कर लें। मैं आपको एक और मिसाल देकर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बरतानिया के अंदर एक सूबा है स्कॉटलैंड, आपने भी सुना होगा। उसकी चीफ मिनिस्टर जो है, उसने इनकार कर दिया इसके साथ चलने से, जो बोरिस जॉनसन है उसके साथ।
उसकी डेथ्स कम हुई हैं। उसने अभी भी 15 तक, इन्होंने कहा कि हम खोल रहे हैं, उसने कहा मैंने नहीं खोलना, मैं 15 तक और बंद रखूंगी, 15 के बाद देखूंगी किन किन चीजों पे। उसने कंट्रोल भी कर लिया, मुईशत भी बच गई है, लोगों की जिंदगियां भी बच गई हैं, जबकि बोरिस जॉनसन कहता था मैं जाके हाथ मिलाऊंगा। अब मैं ये समझता हूं कि ऐसा हो, हम सारे दुआगो हैं कि जो असद उमर साहब कह रहे हैं वही ठीक हो, मुझे वो भी ठीक नहीं लग रहा। मेरी हालत यह है कि मैं आपके सामने कसूर के 16 डॉक्टर्स, कसूर में दोनों ऑपरेशन थिएटर्स, गायनी भी, दूसरा भी बंद हो गया कसूर के अस्पताल का। 16 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और सारे 450 का जो अस्पताल है उसमें सिर्फ 22 मरीज इस वक्त दाखिल है। दूसरा बड़ा अस्पताल भट्टी अस्पताल ट्रस्ट हॉस्पिटल, वहां के 4 डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए वहां पे, और सारे ऑपरेशंस ऑलमोस्ट बंद कर दिए गए। मुझे बताएं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि आपके शहर में इतने केसेस हैं। आपको लगता है तादाद इससे भी ज्यादा है? सर कहीं ज्यादा है। जो पहली रिपोर्ट इनकी लाहौर की आई थी वो ठीक रिपोर्ट है, आज तो उससे भी ज्यादा हो चुकी है, कहीं ज्यादा हो चुकी है। मुझे जो पहले जो अमेरिका के अंदर वो एक नौरेज हयात राना की और दोनों मियां बीवी की जो रिपोर्ट थी, मैं पाकिस्तान को, ये मेरी दुआ है कि हम गलत हों, मुझे उसकी तरफ चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं 14%। और इमरान खान साहब पहले दिन से ये कहती, पीटीआई कहती है कि वो पहले दिन से क्लियर थे, बिल्कुल क्लियर थे कि उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना है। स्वीडन में परसेंटेज के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गया है। सो हमने वो बर्बादी भी करनी है आने वाले दिनों में। आप कह रहे हैं कि कितने परसेंट है, गलत कह रहे हैं। मेरे एक दोस्त की डेथ हुई है गुजरांवाला से, लाहौर लेकर आए हैं, 2 दिन कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। हमारे पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जो अपोजिशन लीडर है कश्मीर में, इस्लामाबाद थे, 24 घंटे की, राजा परवेज अशरफ साहब, हमारी सारी पार्टी, बिलावल साहब, सबने कोशिश की है, 24 घंटे बाद जाकर बेड मिला है। अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं, दुआ है वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। ये सूरत हाल इस वक्त, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और झूठ ना बोलिए, आप किससे झूठ बोल रहे हैं? आप हर किसी के प्यारों की हम बात हुई है, जिसको मर्जी पूछ के देख ले। अब इस मुल्क में कोई नहीं, और वो गिनती में भी नहीं आ रहे, वो गिनती में भी नहीं आ रहे। अब तबाही हो चुकी है जो होनी थी। अब मुझे नहीं, अब भी अगर WHO को सुन ले, आपने अपोजिशन की नहीं सुनी, आपने इस मुल्क के डॉक्टरों और साइंसदानों की नहीं सुनी, आपने WHO की नहीं सुनी, आपने किसी की नहीं सुनी। और फिर अगर नहीं सुनी तो फिर जिम्मेदारी कबूल कीजिए, आगे बढ़कर आइए। कम से कम ब्राजील के सदर ने आकर लोगों से माफी तो मांगी है, आपने तो अभी तक वो भी नहीं मांगी। कम से कम माफी मांगिए और जिम्मेदारी कबूल कीजिए। बिल्कुल सर, एक चीज़ ये हो सकती है कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगर हम लॉकडाउन का फैसला करते भी हैं, जैसे कि पहले किया था, तो उसमें भी उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका था, यानी इंतजामिया भी शायद कमजोर है, अमल दरामद नहीं करा सकी थी। नहीं, अगर अमल दरामद ही नहीं हो सका तो उसका इफेक्टिव भी नहीं रहा लॉकडाउन। असद अगर एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको कंफ्यूज करेगा तो कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, लोग आखिर हुक्मरानों की तरफ देखते हैं। तारिक साहब, एक चीज अभी शिकवा किया मुसैद चीमा साहब ने कि जाहिर है तमाम ही जिम्मेदारान, यानी जिम्मेदारान से मेरी मुराद ये है कि वो जो अच्छे ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, अगर उनकी तरफ से इस तरह की बातें होंगी कि जनाब यहाँ पर लाशें बेची जा रही हैं या उनके पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब का उन्होंने जिक्र किया, मैंने नहीं देखी उनकी पोस्ट, लेकिन अगर चीमा साहबा कह रही है, मुसैद साहबा, तो क्या ये दुरुस्त होगा? फिर आपने ये कह दिया कि जो कोरोना हुआ है मेरे साथ, जी अच्छा, शो में उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपने कह दिया कि उसके जिम्मेदार जो हैं वो नैब है या इमरान खान साहब हैं। तो इस तरह की बातें माहौल को थोड़ा गैर संजीदा नहीं करती, बजाय से कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे अपोजिशन की जमातों की, इस तरह से और कन्फ्यूजन पैदा होती है? तार साहब जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अगर इनकी बात मान ली जाए तो लगता ये है कि कोरोना 2 वजूहात की बिना पे फैला है। नंबर 1 लोगों की लापरवाही जो बकौल इनके, और नंबर 2 ऑपोजिशन का नैरेटिव। डे 1 से कंफ्यूजन किसने फैलाई? अब मैं आपके सामने एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स रखता हूं और उसके बाद आपसे सवाल करता हूं कि आप खुद समझदार हैं, आप बता दें कि इसमें से क्या अखज़ किया जाए। मैं घर पे बैठा हूं, मैं क्या अखज़ करूं? नंबर 1, घबराना नहीं है, ये जानलेवा नहीं है। पूरे पाकिस्तान के फोन के ऊपर रिंगटोन चली के जानलेवा नहीं है, पीटीए ने खुद चलाई, ऑन रिकॉर्ड है। कुछ हफ्तों बाद ख्याल आया कि नहीं ये जानलेवा है, और ये भी कहा कि ये सिर्फ बूढ़ों और ये बीमार लोगों के लिए जो है वो फेटल साबित होती है। फिर कहा ये गर्मी में मर जाएगी, फिर कहा कि आपको इससे खतरा नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द वेरी टॉप, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ चलाई गई। लोगों को कंफ्यूज किया गया।
आगाही मुहिम के हवाले से आज तक SOPs की कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जारी नहीं हो सकी। हम लोग, आप लोग टीवी पे आके बारहा कहते रहे हाथ धोइए, अपने मुंह और नाक को ढांपिए, मास्क पहनिए, मेल मिलाप ना कीजिए, बाहर गैर जरूरी तौर पे ना जाइए। हुकूमत की तरफ से अगर कोई फहरिस्त असद साहब आपके पास आई है कि ये 20 SOPs हैं जिन पर अमल दरामद लाजमी है, या वो टीवी पे चली है और उसका कोई वायलेशन बताई गई है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एज अ डिटरेंट हम ये सजा आपको देंगे, या ये आप पे पेनल्टी इंपोज होगी, या ये फाइन होगा, तो फिर तो लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उनको SOPs पता थे, अमल दरामद नहीं किया। लॉकडाउन की कंफ्यूजन शुरू किया फुल लॉकडाउन से, और बहस की अपने आप से शायद टीवी के ऊपर आके कि फुल लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन में क्या फर्क है, फुल लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फर्क है। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए और कल पहली दफा सिलेक्टिव लॉकडाउन की बात की। ये सब इसका मजमुआ ये है कि कंफ्यूज लॉकडाउन है। आपने ना SOPs बताए, आपने ना खुद अमल दरामद किया। वजीर आजम ने जितने चेक, आप फैसल ईदी की फुटेज निकाल लें, जितने चेक वसूल किए, जितनी उनकी फुटेज आई, किसी एक में मुझे मास्क पहना दिखा दीजिए। अब उनको दराक हुआ है, जब पूरी दुनिया मास्क कर रही थी, वो कह रहे हैं कि मुझे आज पता लगा, आज से 3 दिन पहले फरमाते हैं कि मुझे अब पता लगा कि मास्क बड़ा जरूरी है। हमारे किरदार की तरफ आइए। हमने अच्छे वक्तों में मिसाके मईशत की बात की थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आप भी गवाह हैं, वो ईवान जहां पे खड़े होकर ये बात की थी, पूरा मीडिया गवाह है। हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब हुकूमती मीटिंग में शरीक हुए, मगर एक शख्स की अना इतनी बड़ी है कि उनको तौफीक ना हुई कि वो बैठ के उनकी बात सुन लेते। वो उससे पहले उठ के चल दिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत हैंडसम हैं और अपने आप को एक बहुत तुरम खान समझते हैं। पूरे मुल्क को तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है। इस पेंडेमिक के फैलने में सबसे बड़ा किरदार, हमारे पास तो केसेस ही नहीं थे जब वुहान और न्यूयॉर्क और इटली और स्पेन की बातें हो रही थी, पाकिस्तान में नहीं, हमारे यहाँ कोई केस नहीं थे जी। हमारे यहाँ केसेस कैसे हुए? आपने अपने बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स पे जब लोगों का इन्फ्लक्स आया, आपने उनके टेस्ट करने की बजाय थर्मल गन से उनका टेम्परेचर, बुखार चेक किया, उसको स्क्रीनिंग का नाम दिया और कहा कि जी हमने स्क्रीनिंग कर ली, किसी को क्वारंटाइन में नहीं रखा गया, लोगों को फैला दिया इलाकों के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, आपका इस वक्त जो रेट है, देखिए डिसीजंस आप डेटा पे बेस करके करते हैं कि आपके पास जो साइंटिफिक डेटा है उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। आपका लोकल ट्रांसमिटेड केसेस इस वक्त लोकली ट्रांसमिटेड 92% हैं। वो जो लोग आए उन्होंने फैलाया सो फैलाया, मगर आपके लॉकडाउन की कंफ्यूजन की वजह से कि जब आपने लॉकडाउन लगाया भी तो आप बाहर सड़कों पे रश था, दुकानें कारोबार बंद थे, मगर लोग बाहर निकले। ये पहले कंफ्यूजन था हुकूमत में कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप हुकूमत समझती है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं है सर। आप तो वो कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो बड़ा क्लियर है। मेरे पास इतला है, पंजाब हुकूमत का जो इजलास हुआ है कल, उसमें बड़े सीनियर वज़रा ने, पंजाब हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कि लॉकडाउन करें। लाहौर के और पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। कैप्टन उस्मान की समरी 15 मई वाली ऑन रिकॉर्ड है जी। वजीर आजम लॉकडाउन नहीं चाहते, एक सूबे पर अपनी वो मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं। अकेले वजीर आजम का फैसला था ये, बज़ाहिर तो यही लगता है मेजॉरिटी लोग लॉकडाउन चाहते हैं। बिल्कुल सही है। चलें, इसका जवाब तो मुसर्रत चीमा साहब दे सकती हैं। मैं अगर सर आप इजाज़त दें तो नज़ीर लगाई साहब को शामिल कर लूँ जरा गुफ्तगू में। लगाई साहब, ये आपके ख्याल में अब लॉकडाउन, एक डिबेट है, लॉकडाउन हल है मसले का, लॉकडाउन नहीं है, यानी लॉकडाउन हो जाए तो 15 दिन में अब केसेस इतने बढ़ गए हैं कि 15 दिन में आप इसको फिर किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद खोलेंगे दोबारा हो जाएगा। लेकिन दूसरी राय है कि नहीं, आप 1 महीने का लॉकडाउन करें, उसमें इंतजामात करें, जो लोग इस वक्त बीमार हैं उनको वो सेहतयाब हो जाएंगे, वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे, तादाद को बढ़ने से रोका जा सकता है। आपकी राय क्या है इस वक्त, क्या मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए? एक बात तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कभी भी लॉकडाउन की ओनरशिप नहीं ली, आज तक नहीं ली है, और वो इसके लिए तैयार भी नहीं है। और वो ये बता ये रहे थे कि मईशत का मसला है, हम चूँकि लोगों के रोज़गार का मसला है और लोगों को कुछ मिलेगा नहीं और लोग जो हैं वो ऐसे भूख से मर जाएंगे, ये नैरेटिव था। असल बात ये नहीं थी। असल बात ये थी कि आसपास मौजूद कुछ अफराद, कुछ गिरोह, कुछ तबके, कुछ लोग, उनके मफादात का मसला था, उनके कारोबार का मसला था, उनके प्रॉफिट का मसला था, उनके धंधे का मसला था,
उन लोगों के लिए ये सब कुछ किया गया है। ना मुल्क की इकोनॉमी के लिए बात थी, ना मास्टर्स की इकोनॉमी के लिए बात थी। आम आदमी, अगर इनको आम आदमी की मईशत का मसला होता तो लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो रोजगार से महरूम हो चुके हैं। आप जाकर देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप जाकर देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आप जाकर देखें इंडस्ट्रीज के अंदर, आप जाकर देखें 1 करोड़ का जो फिगर आप कोट कर रहे हैं, ये किसकी रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं? 1 करोड़ 90 लाख। सर, लेकिन 1 करोड़ 90 लाख ये गैलप की रिपोर्ट है, 1 करोड़ 73 लाख की। ये हो सकता है फ्यूचर में, या स्टेट बैंक ने 30 लाख लोगों की रिपोर्ट दी है कि हो सकता है। मतलब 1 करोड़ की फिगर मेरे लिए थोड़ी सी हैरान। चलिए आप आइए 30 लाख पर आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। जो लोगों में, जो आम आदमियों में चल रही है उसको नहीं लेते, हम आते हैं आपकी तरफ। आप कह रहे हैं 30 लाख लोग बेरोजगार हुए, तो आपके लॉकडाउन न करने का क्या फायदा हुआ? आपका इसको ओनरशिप न देने का फैसला, उस फैसले का क्या हुआ? आप जो कह रहे थे कि जनाब हमने मईशत को संभालना है, तो फिर आपकी मईशत कैसे संभली? 38 लाख अफराद अगर बेरोजगार हुए हैं, आप वैसे ये फिगर ठीक नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले तो आप बहुत से लोगों को वैसे ही बेरोजगार कर रहे थे। जब आपने आकर इक़्तिदार के शौक में लोगों के घर और लोगों के कारोबार गिराने शुरू कर दिए थे। आकर देखें तो सही, यहाँ हमारे यहाँ लाइट हाउस में जो बाजार होते थे, जो दुकानें होती थी, जो लोग कारोबार कर रहे थे, तहस नहस कर दिया गया था। एम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ आपने एक इमारत बनानी थी या क्या करना था, वहां पर लोगों को, वहां पर जो लोग फुटपाथ पर काम कर रहे थे, सब लोगों को हटा दिया गया। वो लोग हट गए, सारे के सारे लोग तमाम मार्केटों में बेरोजगार कर दिए गए, उनको हटा दिया गया, उनके घर गिरा दिए गए लोगों के। और ये एक कराची का नहीं है, लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में, ये आपके इक़्तिदार में आने का शौक पूरा हो रहा था। अदालत में जो केस चल रहा था, ये तो उसके ऑर्डर पर किया गया शायद। तो मैं ये कहता हूं कि एक जिम्मेदार हुकूमत अदालत में जाकर प्ली करती है, अदालत को बताती है कि जनाब इससे बेरोजगारी फैलेगी, और आप जाकर कायल करते हैं। आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की अदालत को मुतमईन करने की कि जनाब इस इक़दाम से नतायज क्या निकलेंगे। और अभी यानी ईद से पहले जब कोर्ट जा रही थी, तो आपने जाकर अदालत को बताया कि जनाब आपने जो माल खोलने की हिदायत दी हैं, इससे आएगी क्या, मुसीबत क्या होगी, लोग किस तरह से और किस तरह से ये फैलेगा। आपके 1-2 हफ्तों के अंदर जो फैला है वो पाकिस्तान के पिछले दिनों में इतना नहीं फैला है। और अब आप प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जनाब 12 लाख तक चले जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं लाहौर के, ये कोई ऐसे नहीं हवाई फिगर्स नहीं है। लाहौर में और कराची में भी हमारे पास सही सूरत हाल का मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप है कि भाई हमने लेना है इसको, और हम जो है वो लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। ये लोगों को बचाने की कोशिश जो है उसको अवलियत नहीं दी जा रही है, और कारोबार को बचाने की कोशिश जा रही है। आपको किसने कहा कि जनाब आपके लोगों के ये जो अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, और आप अभी आप डिस्कस करेंगे कि जनाब फलां को गिरफ्तार करेंगे, इंटरपोल के लिए जा रहे हैं, तो आपके साथियों के लिए और जिन लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा माल कमाया और मुल्क छोड़कर चले गए, उनके लिए भी इंटरपोल जाएगा। और जो लोग आपके पास दाएं बाएं इधर सामने बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए भी आपने कोई कार्रवाई करनी है? आपके पास 2 रिपोर्टें आई, पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, आपके लोगों के नाम उसमें मौजूद हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और डंडा जो है वो दूसरी तरफ चला गया है। अब आप इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। भाई आप अगर WHO की बात मान लें और ये कहें कि जनाब ठीक है, हम 2 हफ्ते के लिए ही सही हम लॉकडाउन करते हैं और उसके असरात देखते हैं, और अगर जरूरत होगी तो फिर बाद में करेंगे, फिर खोल लें, लॉकडाउन की बात है सर, इस पर फिर देखेंगे क्या हो रहा है। एक चीज सिर्फ जानना चाह रहा था मुसर्रह साहबा से कि क्या ये दुरुस्त है कि पंजाब की रिकमेंडेशन के मुताबिक सख्त तरीन लॉकडाउन वो चाहते थे लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने? क्या ये बात दुरुस्त है जी? आपकी रिकमेंडेशन यदि हुकूमत पंजाब की कि जनाब बहुत ज़रूरी हो गया है, लाहौर में ही लाखों की तादाद में लोग हो सकते हैं, इसको लॉकडाउन करना ज़रूरी है, वज़ीर आज़म ने कहा नहीं लॉकडाउन नहीं होगा? असद ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना है उसमें जो एक एडवाइजरी है उसमें एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तो ये बात किसी हद तक, इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में आप देखें। जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो पहले दिन से आज तक वो हमेशा आपको पता है वो सिर्फ फोकस करते हैं लॉकडाउन पे, लेकिन उसमें हर इंडिविजुअल की एक अपनी राय थी। और इसमें हुआ ये कि जो मिली जुली राय थी, मतलब कुछ लोगों का ख्याल था कि होना चाहिए,
कुछ का यही है कि स्ट्रिक्टली अगर हम SOPs को फॉलो करें, स्मार्ट लॉकडाउन पे जाएं, तो वो ज़्यादा देर पा और ज़्यादा बेहतर हल है, ना कि हम 15 दिन का लॉकडाउन करें और फिर उसके बाद वही हमें ईज आउट भी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद तो बेहतर है कि हम आज ही SOPs पे अमल करें। ये इस तरह से बात हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि पंजाब ने। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा सूबों को हमेशा सूबों को इख्तियार दिया है कि वो जो अपने मारूजी हालात के मुताबिक, जो अपने ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जिस तरह की डिसीजन मेकिंग करना चाहती है वो कर सकते हैं। लेकिन पंजाब जो है ना वो मतलब देखें कि फेडरल ने देखिए सिंध की तरह हमने एक दिन भी बिहेव या प्ले नहीं किया, नाम करना चाहते हैं कि सारा कुछ जो मेरे करने के काम हो, पंजाब के करने के काम हो, हम फेडरल पे डाल दें। इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने पहले पूछा कि गवर्नमेंट का क्या काम है सिर्फ फिगर्स बताना। देखें हमने अपनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाई है। अगर पंजाब की बात करें तो आज की डेट में 10,000 प्लस 10,500 हुए, जिसको हम हर दिन इंक्रीज कर रहे हैं। उसके साथ हमने जो मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, जैसे बेवाओं की हेल्प, हमने देखे सिंध के पास आज बताने को पंजाब के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, 1 करोड़ 25 लाख खानदानों को जिस तरह से हमने बेरोजगारी का अलाउंस दिया, उसके साथ हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को जिस हद तक हम स्ट्रेच कर सकते थे हमने किया। आगे फर्दर हम वी आर वर्किंग ऑन इट। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, मैं फिर कहूंगी कि देखें ये डबल स्टैंडर्ड्स ऑपोजिशन को छोड़ने पड़ेंगे। ये यानी कि SOPs क्या मतलब शहबाज शरीफ को सिर्फ अपनी जात के लिए पता है, ऑपोजिशन लीडर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा आईनी ओहदा, अगर उनको ये पता है कि लैपटॉप के आगे बंद कमरे में अकेले बैठ के मास्क लगाना है, तो क्या वो अपने फॉलोअर्स को, क्या वो पाकिस्तानियों को ये SOPs नहीं बता सकते? लेकिन उन्होंने लोगों की जिंदगी को, अपनी लीडरशिप को भी इतना गुलाम और सस्ता समझा कि जब उनकी गिरफ्तारी का टाइम आया तो जिस तरह की आपको पता है कि जिस तरह की जिन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो पूरी अवाम ने देखा कि उन लोगों को बुलाया, SOPs की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई। इन लोगों ने अपना रोल क्या प्ले किया सिवाय आके जो फैसला गवर्नमेंट कर ले उसको क्रिटिसाइज करना, वो जो मर्जी हो, और दूसरे तबके के साथ खड़े हो जाना। जो अगर लॉकडाउन करें तो जो लॉकडाउन को ईज आउट करना चाहते हैं उनके साथ। बिल्कुल सही हमसर साहब, ये मैं ज़रा दूसरे मौजू पर भी आना चाह रहा था और वो है सलमान शहबाज से मुतालिक। मैं तार साहब से शुरू करता हूँ, फिर मैं चौधरी मंजूर साहब के पास आता हूँ। तार साहब, सलमान शहबाज साहब के बारे में फैसला हुआ इंटरपोल के जरिए, उनको बरतानिया और बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके थ्रू उनको दरख्वास्त की जाएगी कि इनको वापस लेकर आएँ, यहाँ से इश्तहारी हैं, भगोड़े हैं, इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। ये बेहतर ना हो कि सलमान शहबाज साहब खुद आएँ, अपने मुकदमे को डिफेंड करें, जैसे नवाज शरीफ साहब ने ग्रेस के साथ पहले फैसला किया था, जैसे वो मरीम साहब आई थी, जैसे शहबाज शरीफ वापस आए, तो क्या ये नहीं चाहिए उनको कि वो आएँ और जैसे कि वो पहले कहते रहे हैं कि मेरे पर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती, तो वो आकर बताएं ये उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं, सवालात हैं वो, और वो अपनी ट्रांजैक्शन जो शहजाद अकबर साहब उनके बारे में बताते हैं उसको गलत साबित कर दें। वो उन क्वेश्चंस को एड्रेस क्यों नहीं करते? कम से कम यही क्यों नहीं किया उन्होंने अभी तक कि वो जो निसार गिल के हवाले से, मलिक मकसूद के हवाले से, जो इन लोगों के साथ उनकी ट्रैवलिंग के हवाले से डिटेल्स आई हुई हैं, उसका कम से कम वो जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया सर साहब। पहली बात ही, मैं ब्रीफली ज़रा, मेरी बहन यहाँ पे बोल रही थी, मैं कहूँगा कि आप फैसला करें तो सही। फैसले पे तनकीद तो तब आती है जब आप फैसला करें। आप लोग तो फैसला ही कोई नहीं करते। हम तो आपकी फैसला साजी की कुव्वत के हवाले से और फैसला ना करने के जो आपके मामलात हैं उस हवाले से तनकीद करते हैं। वो हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगियों का दारोमदार इस पे है। हम लोगों को इस तरह आपको मारने नहीं देंगे जिस तरीके से आप लोगों की पॉलिसियों से केसेस में। कि आपकी जिंदगी क्या लेस इंपॉर्टेंट है अदर देन शहबाज शरीफ? नहीं, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ कि उस्मा की, आपकी, मरियम की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है शहबाज शरीफ के मुकाबले में, या वो वर्कर जिनको आपने सड़कों पे लिटाया? जी, वो वर्कर किसी को सड़क पे नहीं लिटाया। आप लोग जिस तरह लोगों को मरवाते रहे ना, इसलिए ना करें। आपने आधी कौम को जो है वो खतरे के मुंह में डाल दिया, ना करें इस तरह, मुनासिब नहीं लगता क्रॉस टॉक। इस तरह डेकोरम होता है हर शो का, उसका ख्याल रखा करें जी। अच्छा, अब सलेमान शहबाज साहब के हवाले से आपने जो फरमाया, देखिए बात ये है, ये इंक्वायरी शुरू होती है अक्टूबर 2018 में। शहबाज शरीफ साहब जेर हिरासत थे, 133 दिन जेर हिरासत रहे। इसी केस में हमजा शहबाज साहब को 1 साल हो गया है कैद के अंदर। अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं किया गया, अभी तक किसी किस्म का ट्रायल का प्रोसीजर आगे नहीं चलाया गया। और जिन ट्रांजैक्शंस की आप बात कर रहे हैं, मैं डे 1 से हमारा ये मौकफ है, करप्शन किकबैक कमीशन कहीं पे दिखा दें, कोई सरकारी फंड की खुर्दबुर्द दिखा दें, कहीं बता दें कि फलां ठेका, फलां टेंडर के अंदर से कोई कमीशन खाया गया है, कोई किकबैक ली गई है, कोई करप्शन की गई है, वो नहीं है।
इन्होंने 2 और केस बनाए थे, आशियाना और गंदे नाले का केस। उसमें सरकारी फंड्स के हवाले से इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने इसको प्रेस नहीं करना। नईम बुखारी साहब जो कि तरीके इंसाफ के एक रुकन हैं, वो बतौर नैब के प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे और केस वापस लेके पिछले दरवाजे से मेरे सामने निकले थे। वो मंजर मुझे आज भी याद है। नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से लेकिन अता साहब, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि हमें दिखा दें कि कहाँ से कमीशन लिया है या क्या किकबैक्स लिए हैं, इस पर तो शहजाद अकबर साहब बैठ के पूरी ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं ना कि किस कंपनी के किस अकाउंट में। वो कहते हैं मलिक मकसूद एंड कंपनी है, मकसूद आपका चपरासी आपकी कंपनी में, उसके अकाउंट में इतने जो है वो अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, इतने मिलियन की ट्रांजैक्शन में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन कर रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि किसकी तरफ से, यानी किस ठेकेदार की तरफ से ट्रांजैक्शन हुई। तो वो तो आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं जिसका आप जवाब दे रहे हैं। एक तो देखिए ना, एक तो जो मीडिया ट्रायल है और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, दोनों में बहुत फर्क है। शहजाद अकबर साहब गंदे नाले के कागज भी दिखाते थे, शहजाद अकबर साहब आशियाना के कागज भी दिखाते थे। और शहजाद अकबर साहब का नैब से ताल्लुक क्या है? मेरा सवाल तो ये है कि चले मान लिया कि कंपनी लॉ या एफबीआर को चीजों का गवान करता है, मेरा तो सरकारी फंड्स के हवाले से ना कि सरकारी ठेके में का खुर्द है। और देखिए ये विक्टिमाइजेशन, मुझे ये बताइए, अभी तक पीटीआई के 2 लोग कैद हुए थे, 2 लोग, सबसे कम जिस्मानी रिमांड उन दोनों का है। हर ऑपोजिशन के रहनुमा की बेल ऑर्डर के खिलाफ नैब सुप्रीम कोर्ट गया है। आप शुरू हो जाए शायद खाकान से लेकर तो शहबाज साहब तक, उन दोनों के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। दूसरी तरफ वजीर आजम एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं जानते बूझते हुए कि मुल्क में चीनी की किल्लत है। उस्मान बुज़दार उस पर सब्सिडी देते हैं और रातों रात एक 100 अरब का डाका मारने वाले शख्स को वीआईपी लाउंज से प्राइवेट चार्टर्ड जेट पे भगा दिया जाता है। किसी एफआईए के कान पे जूं नहीं रेंगती, कोई एफआईए सिविल एविएशन कोई नहीं पूछता कि ये शख्स तो मतलूब है यहाँ पे, इसका नाम सरे फहरिस्त है चीनी वाली इंक्वायरी में। और जब यहाँ मीडिया पे शोर डलता है तो बाहर जाके वो कहता है वो जी मैं इलाज के लिए बाहर आया हूँ। हमारे खिलाफ देखिए 100 अरब की बीआरटी हो, स्टे ऑर्डर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हो, स्टे ऑर्डर। कहीं आप चले जाएं, आप मालम जब्बा देख लें, आप हेलीकॉप्टर केस देख लें, आप केपी इंसाफ कमीशन देख लें, जहां जहां टाके डले हैं नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में कोई इंक्वायरी नहीं। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि साबित करें ना कहां है सरकारी फंड्स की खुर्द। राइट सर, मुझे इजाजत है, ब्रेक हुई है। मैं फिर चौधरी मंजूर साहब से मौका हूं और मुसर्रत चीमा साहब से भी एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद चौधरी मंजूर साहब। इससे पहले क्वेश्चन इसहाक डार साहब के लिए है कि उनको वापस लाया जाए, नहीं लाया जा सका। हुसैन नवाज के लिए हुई, वो नहीं लाया जा सका। हसन नवाज साहब के लिए नहीं लाया जा सका। आज सलमान शहबाज साहब के लिए जो इरादा रैब ने किया है, आपके ख्याल में ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाएंगी? असद साहब, मैं तारीख का तालिब इल्म होने के नाते और नज़ीर लवारी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक तारीख से एक कोटेशन पेश करना चाहता हूँ कि रोम में जब कैद पड़ता था ना, तो वहाँ के बादशाह जो थे वो गंदम या चावल नहीं मंगवाते थे, वो अफ्रीका से शेर मंगवाते थे और शेरों को भूखा रखा जाता था। फिर स्टेडियम में लोगों को जमा किया जाता था, उनके आगे गुलामों को छोड़ा जाता था, वो शेर उनको चीर फाड़ देते थे और लोग खौफजदा हो जाते थे। ये जो सारा कुछ है, ये भी एक, मैं सोच रहा था 1, 2, 3 दिन हो गए हैं, कोई नया तमाशा नहीं शुरू हुआ। तो ये उन्होंने सलमान शहबाज साहब, लेकिन मेरा ख्याल ये भी वर्क नहीं करेगा। आप इस हफ्ते के अंदर कोई ना कोई बड़ा तमाशा देखेंगे जो फिर एक ऐसे अनर्थ होगा और आप और हम सब लोग उस पर प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो ये इसी तरह से है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि सबको पेश होना चाहिए, फेस करना चाहिए। हम बिल्कुल फेस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पेंडेमिक की फ़ज़ा में आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले शहबाज शरीफ साहब को किया, उसके नतीजे में क्या, शहबाज शरीफ साहब पॉजिटिव, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, अय्याज सादक से लेकर उनकी सारी तकरीबन जो है लीडरशिप, जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है, वो सारी गई। फिर आपने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हो, वो पेश हुए 2 बार, वो पॉजिटिव। अब आप कह रहे हैं कि आसफ जरदारी साहब पेश हो। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या इस वक्त के हालात में, जब
एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी पिछले चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कर दिया था, वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई थी, तो अब नहीं हो सकती। और इसलिए ये सारे एक तमाशे हैं जो इससे तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन जरा क्राइसिस तो देखिए, जिसमें क्राइसिस में हाथ डाल रहे हैं वो पहले से ज्यादा, अगर आटे का किया तो आज बहरान देख लें आटे का। आप मुझे बताएं क्या पंजाब में या किसी जगह पे गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। आप चीनी पे, तो चीनी की सूरत हाल, जब पहले चीनी को सब्सिडी दी 70 रुपए चली गई 50 से, फिर उस पर शुरू किया, उस पर कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, तो वो 70 से 75 चली गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो 85 पे चली गई। अब उस पर कार्रवाई शुरू हुई है तो वो 85 पे चली गई, 90 पे चली गई है। अब अदालत ने इंटरफेयर किया है, क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? कह रहे थे 3 दिन के अंदर, आज आधा लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले को मेरे शहर कसूर के अंदर नहीं मिल रहा। ये कह रहे थे 3 दिन में ठीक कर देंगे। कितने चीजें हैं जो ये करते चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सिर्फ एक गुजारिश, मुझे कोई एतराज नहीं, गिरफ्तार करना है। कह रहे थे उस दिन इन्होंने आकर कहा कि सीएम सिंध को गिरफ्तार करें, वो इस्तीफा दें। मैं आपके प्रोग्राम में सीएम सिंध का इस्तीफा ला देता हूं, लेकिन इस चीनी के अंदर पहले हुकूमत से शुरू होगा। इन्होंने खुद कहा था कि पहले यहां से आप पहले इमरान खान का इस्तीफा ले आए, बुज़दार का ले आए, आपका मुद्दा ये कि जो मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हुई है या करप्शन यहाँ पर हुई है, उनको हुकूमत अपने लोगों को क्यों नहीं पकड़े? खास और पेट्रोल के बारे में भी आपने बात की। भुगत चुके इंक्वायरियां, बिल्कुल पहले वाली की इंक्वायरियां भुगत चुके, ओमनी ग्रुप वाले जेलों में पड़े, उनकी मिलें बंद पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस्तीफा चाहिए ना सीएम सिंध का, मैं ला देता हूँ। ये अपने जितने वो ला कर दे दें और उनको जी, ये वो कह रहे हैं कि इतना ही पेंडेमिक सिचुएशन है, ऐसे में बहुत सारे लोग जिनको नैब ने बुलाया उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस क्या एहतसाब का अमल रुक जाना चाहिए कुछ अरसे के लिए, इसको मुअख्खर कर देना चाहिए, इसकी कोई दूसरी सूरत निकालनी चाहिए? आपकी क्या तजवीज़ है इसमें? 17 केपीके के केसेस। देखिए असद, अच्छा असद, उसमें देखें सबसे पहले जो आपका सवाल है वो बेसिक सवाल ये है कि सलमान शहबाज साहब को नैब क्यों बुलाना चाह रहा है। इसी से हम शुरू करते हैं, फिर हम एक प्रिंसिपली भी इस पे बात कर लेते हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं, 40 सवाल उनसे पूछे गए और बाहर आके ये हमेशा जिस तरह से मिलाइन करते हैं इदारों को, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जहां इनके फेवर में फैसला हो जाए उस दिन इंसाफ का बोलबाला, जिस दिन ना हो वो गठ जोड़ होता है। वो चाहे कोर्ट्स हो, वो चाहे ये क्या नाम है आपका नैब का इदारा हो। देखिए नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा, इस दफ़ा उन्होंने ये एक अच्छा काम किया है कि ये इन्होंने आके बाहर आके जितना ज़बरदस्त किस्म का जो ब्लेम गेम करना था उसका उन्होंने तदारुक किस तरह से किया कि उन्होंने इनकी ख्वाहिश पे, शहबाज शरीफ साहब हमेशा बरमला इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि अगर वो अंदर के सवाल नामे अवाम को पता चल जाए तो वो बहुत हंसें। तो इस दफ़ा उन्होंने कैमरा ऑन करके इनसे सारे क्वेश्चन आंसर सेशन किया, सारे SOPs उसमें फॉलो हुए और डिस्टेंस भी मेंटेन रखा गया, सैनिटाइजेशन भी की गई। वो तो एक अलग चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखें कि उसमें ये सारा मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा के आ गए कि मैंने नहीं किया, मेरी औलाद ने किया, मेरे दामादों ने किया। तो आप प्लीज़ उनसे पूछें, तो वो तो लंदन में है, लंदन में वो सैरें कर रहे हैं। चले मान ले एक मिनट के लिए हम सपोज कर लें कि नवाज शरीफ साहब तो बड़े अलील हैं और वो जितना बिस्तरे मर्ग पे यहाँ पे थे उधर भी उनकी वही सिचुएशन है जो कि वो सड़कों पे नजर आ रही है। लेकिन सलमान शहबाज को कौन सा इशू है? अगर एक कैंसर ज़्यादा शख्स जिसकी एज 69 ईयर्स ओल्ड है वो वापस आ गए हैं, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव तो अब निकल ही रहा है ना, वो चाहे घरों में भी जो लोग, ये सारे जिन लोगों का पॉजिटिव हो रहा है, क्या वो नैब का चक्कर लगा के आए थे? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आज आप अपना चैनल का शो कंटिन्यू रखे हुए हो और हॉस्पिटल्स में लोग काम कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स खुले हैं, सब्जी मंडियां, फ्रूट मंडियां खुली हैं, तो जिंदगी के पहिए ने चलते रहना। इसी तरह जो मुल्क के इदारे हैं उन्होंने भी काम करना है। और फिर इनको ये बार बार हम कराने की कोशिश करते हैं जो कि इन्होंने मानना नहीं है कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। खुदारा इस चीज को समझे, वो हमारे इशारों से, हमारे सिग्नल से नहीं चलता। ऐसा होता तो कम अज कम जो हमारे लोग हैं वो वहां की सैर करके ना आते। या आगे अपकमिंग भी जो सिचुएशन है, जब भी चेयरमैन नैब साहब जिसका मर्जी नाम लेते हैं, हमने कभी वावेला नहीं मचाया। ये बात याद रखें, हमने कभी उनके गेटों के बाहर अपने वर्कर्स को बुला के नाराबाजी नहीं की। टॉक शोज में हमने सलमान शहबाज साहब को वापस आना चाहिए आपके ख्याल में? किसी एक बंदे को हमने
एग्जैक्टली आना चाहिए। और अगर इन्होंने इस मुल्क में दोबारा इनका कोई ख्वाब है सियासत करने का तो इनको इदारों को फेस करना चाहिए। और फिर अगर ये गिल्टी नहीं है, और आपकी बात जो बड़ी खूबसूरत बात है कि भाई अगर ये मीडिया ट्रायल है जैसा कि तारड़ साहब फरमा रहे हैं, तो ये भाई मीडिया अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब तो आप यहाँ से उधर से बैठ के एक हर चीज देखें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है ना हमारे अरबाब शहजाद साहब की या जो भी शहजाद अकबर साहब की, तो ये इनको चाहिए कि उसके जो है फिगर्स बेस्ड बंदे पे ये दो बीबियां बिठा देते हैं कि ये बेचारे तारड़ साहब आके बैठ जाते हैं शहजाद अकबर। जी मैंने बिल्कुल करेक्ट कर दिया। आप देखें इम्पोर्टेंट चीज ये है पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, बेचारे क्यों हैं सर मैडम? उसमें कि वो कह रहे हैं बेचारा, इसलिए कि देखें इसलिए कि आपके लिए एसओपीज फर्क है और आपकी लीडरशिप अपने लिए और असूल उन्होंने वजह किए हुए हैं, और आपको उन्होंने कोरोना के आगे, अगर आपको कोरोना नहीं हो के भी आप रिकवर कर गए हो तो क्या सलमान शहबाज की जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट? अगर आप बिल्कुल सही है। आप मुझे एक चीज बताइए लगारी साहब, एक चीज मुझे बताइए कि सलमान शहबाज साहब एक तो जिम्मेदारी अब्बा जी की तरह लैपटॉप के आगे बैठ के सलमान शहबाज मास्क लगा के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है ना। आपने तो करप्शन नहीं किया, आप क्यों जवाब देते? मैंने इसलिए बेचारा बोला है, वो भी आपके जितना पढ़ा लिखा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको तो उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है, ये खानदान क्यों नहीं एक्सपोज हो सकता? मुसर्रफ साहब एक मिनट मौका दीजिएगा। लगारी साहब मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे सवाल इस केस के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सामने आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें कुछ पकड़े गए हैं, कुछ मफरूर हैं, यहाँ तक कि कैश बॉयज़ के नाम, वो कासिम कयूम का नाम, फिर वो फजलदाद अब्बासी, फिर वो मसरूर अनवर, बेशुमार लोग। फिर ये कंपनियां हैं जी, ये मलिक मकसूद एंड कंपनी है, ये निसार अहमद गुड नेचर कंपनी है, इसका रमज़ान शुगर मिल के साथ एक एसोसिएशन रही है, इसने उसकी गारंटी दी और उसके बदले में इसको बैंकों से कर्जे मिले, वो कर्जे फिर वो ख़रीदने के लिए, फ्लैट्स और विलास खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए। ये बहुत डिटेल्स है, इसका जवाब क्या नहीं आना चाहिए? एग्रीड सबको आना चाहिए और आकर पेश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदमियों को बराह रास्त नाअहल किया, एक मियां नवाज शरीफ को और एक जहांगीर तरीन को। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बने, उन्हें सजाएं हुई। जहांगीर तरीन के खिलाफ ना एक रेफरेंस हुआ ना कोई सजा हुई। इन नाअहली के बावजूद वो काबीना के इजलास में बैठते रहे, नाअहली के बावजूद वो डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर डिक्टेशन देते रहे और वो पंजाब को भी और केपी को भी रन करते रहे हैं। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये ढकी हुई बात नहीं है, वफाक में बैठकर आर्डर चलाते रहे। जब ये मामला सामने आया है कि एक इंक्वायरी हुई, फिर दूसरी इंक्वायरी हुई, फोरेंसिक इंक्वायरी हुई, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तब भी नैब को अभी तक होश नहीं है, नैब को पता नहीं है। नैब ने कोई बात नहीं की कि जनाब आप नवाज शरीफ को सज़ा दिलवा देते हैं और उनको सज़ा हो जाती है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, परवेज खट्टक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, बीआरटी में जो कुछ हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जलाते हैं। जनाब प्लीज हमारे मामलात को ना छीड़िए, बीआरटी पर बात ना कीजिएगा। आप ऐसा कीजिए कि मेहरबानी करके हमारे फॉरेन फंडिंग जो मामला है उसको ना छेड़िएगा, हम उस पर बात ना कीजिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। और यहां पर जो है जवाबदेही के लिए मैं नहीं कहता हूं कि सलमान शहबाज को नहीं आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन आपका एक सिस्टम होना चाहिए और सबके लिए एक रास्ता बोर्ड। आप कहते हैं सलमान शहबाज को भी आना चाहिए, बाकी लोगों को भी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। मैं बताएं लगाई साहब, वक्त कम है मेरे पास, मैं ये कहता हूं कि हाशिम जवां बख्त का क्या हुआ, उस्मान बुज़दार का क्या हुआ, इमरान खान का क्या हुआ, आप इस पर आपको कमेंट करना चाह रहे हैं कर दें। मैं एक और चीज चौधरी मंजूर साहब से डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन अता साहब जी, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है अकबर एस बाबर साहब को। उसमें दर्ज ये है कि आपकी ये 5 दरखास्तें हमारे पास ज़ेरे समाअत हैं, मगर कोरोना की वजह से हम इनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना चाहते हैं। मैं आपको भी कॉपी ऐसा भिजवा देता हूँ। तो ये उनके लिए कोरोना है और हमारे लिए कोई कोरोना नहीं है। और देखिए बात ये है कि जब पूरे खानदान को आप अंदर कर देंगे, हमारा तो बहुत बड़ी रिजर्वेशन है इस एहतसाब के सिस्टम के ऊपर कि जहां पे पीटीआई के लोगों के लिए या इवन नून लीग के लोग जो छोड़ के गए और पीटीआई में शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग जो छोड़ के गए और वो पीटीआई में शामिल हुए, उनके लिए और मेयार है, हमारे लिए और मेयार है। मेरी बहन ने अभी पूरी नैब की तर्जुमानी की, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की बातें बताई, नैब की पूरी तर्जुमानी, उसको डिफेंड करके कहा कि ये एक आजाद इदारा है, आई रेस्ट माय केस। ठीक है,
अच्छा जी, चलें एक ज़रा मुर्तज़ा आप साहब को ज़रा जल्दी से सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसका मैं शॉप कमेंट ले लूँ दोनों मेहमानों से, सुनिए। 234 अरब रुपए एनएफसी की मद में सूबा सिंध को अभी तक वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। ये बड़ा अहम है चूंकि सारे सूबे, सारी सूबाई हुकूमतें, उनका 80 से 85% जो बजट है वो एनएफसी के थ्रू उनको मिलता है। बाकी वो खुद अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू या अपनी रेवेन्यू अथॉरिटीज के थ्रू कलेक्ट करते हैं, लेकिन तकरीबन 80% जो है आपको वफाक से मिलता है। अगर वफाक 234 अरब रुपए सिंध को नहीं देता तो आप मुझे बताइए हम अपना डेवलपमेंट का काम कैसे कर पाएंगे। इस मौजूदा बजट में मुझे कोरोना वायरस के हवाले से, स्पेशली हेल्थ सेक्टर के हवाले से कोई रिलीफ नजर नहीं आई। अच्छा, इस पे एक तो आधा मिनट में मुसर्रत साहबा पहले आप इसका जवाब दें, फिर बाकी टाइम मैं चौधरी मंजूर साहब को दूंगा। इस पर ज़रा आप बताएं ना, वैसे तो विफाक का मामला है लेकिन आपका इस पर कमेंट क्या है? जी देखें, उसमें यह है कि ये बड़ी नामुनासिब बात की है मेरे भाई ने। उसकी वजह यह है कि जो एनडीएमए है इक्वली पॉपुलेशन के हिसाब से जितने भी फेडरल के वसाइल हैं हेल्थ से रिलेटेड, मैं इसकी गवाह हूं और इनको भी ये मानना चाहिए कि चाहे वो टेस्ट किट्स हों, चाहे वो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हों, प्रोटेक्टिव गेयर्स हों, हर तरह का इक्विपमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और आपका तो उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो इसलिए ये कि जी हेल्थ की कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, ये बहुत गलत और नामुनासिब बात है। बात वो करें जो रियलिटी हो, जो अगले दिन ही सच साबित हो जानी है तो फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि देखें, जो जिस तरह बाकी सूबों को फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स रिलीज किए हैं उसी हिसाब से ही जो मेरे नॉलेज में है वो सिंध को भी मिले हैं। जी नहीं असद साहब, देखिए मैं गुजारिश करूं, ये डिविजिबल पूल के पैसे होते हैं जो सूबों के होते हैं, एक्चुअली सूबों के होते हैं जो वफाक कलेक्ट करके उनको वापस करता है। अब चलो सिंध को तो मुर्तज़ा वहाब ने बात कर दी, यहाँ पे 450 से 500 अरब रुपया कम दिया है पंजाब को, केपी को कम दिया है। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर उस दिन ईसीसी की मीटिंग से वॉकआउट करके चले गए। वॉकआउट करके, बात सुन लेना, रेवेन्यू का आपने करना था ना, कलेक्शन करनी थी जो कि आप नहीं कर सके। पहले 9 महीनों का ये बजट है। दूसरी बात, आपको दुनिया भर से पैसे मिले। एक मिनट मुशर्रफ बीबी, एक मिनट, आपको दुनिया, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आपको पेरिस क्लब, सब ने पैसे दिए। आप उस एतबार से जो आपको रिलीफ मिला है दुनिया से, कर्जों से, वो आप सूबों को दीजिए। आपने इस्लामाबाद की जो 10, 12, 14 लाख या 20 लाख की आबादी आपने उसके लिए रखने सारा कुछ, आपने तो उसके लिए भी कोई अनाउंस नहीं किया कि वहां की आबादी के लिए या वहां के डॉक्टरों के लिए या वहां के लिए क्या है। आपने 13 अरब का बजट रखा और लेने चल पड़े अस्पताल सिंध के, NICVD और यहाँ का शेख ज़ायद। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि अकेले NICVD का जो एक्सपेंडिचर है वो 20 अरब का है। आप कहां से कैसे चलाएंगे? आपको तो कुछ किसी चीज का इल्म ही नहीं है। आप हाथ डाल देते हैं बगैर सोच समझे। तो इसलिए मैं ये मुतालबा कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि पंजाब का जो बजट है, ये बात सही है नज़ीर गाजी साहब जो कह रहे हैं कि इमरजेंसी एलोकेशन फंड में आपने क्या किया क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है। बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब, आपने एलोकेशन क्या की? 56 अरब रुपए आपने रखे खैबर पख्तूनख्वा के लिए और 19 अरब रुपए रखे आपने सिंध के लिए। जी, मसला सर ये है कि हुकूमत के विफाक के पास खुद पैसे नहीं है। 3000 अरब रुपए का खसारे का बजट है, तो पैसे विफाक को कम, सिंध को कम दिए हैं तो पंजाब को भी कम दिए हैं। विफाक का कहना यह है कि हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं है तो हम कहां से देंगे। बहरहाल तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।